हाय एवरीवन। अभी अगस्त के महीने में जिन लोगों ने भी एआईएसएसएम लिया है उसमें से कुछ लोगों ने जब मुझे कॉल किया ये पूछने के लिए कि कैसे पढ़ना चाहिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिवाइज करते पढ़े, बहुत कुछ उन्होंने पूछा। तो सारा चीज तो सही था, पर एक क्वेश्चन जो मुझे लगा कांस्टेंट सबके दिमाग में चल रहा है, तो मैंने सोचा वो एड्रेस कर दिया जाए, क्योंकि और भी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो वो एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे प्राइमरीली एड्रेस करना चाहता हूं। दैट वन क्वेश्चन इज, क्या ईआईएसएसएम पढ़ने में नवंबर 21 के लिए मैं बात कर रहा हूं, वो पढ़ने में वो शुरू करने हैं, अगर हम अभी शुरू कर रहे हैं अगस्त में, क्या वो लेट हो गया? क्योंकि पता नहीं एक ऐसा अभी माइंडसेट बन गया कि अब शुरू कर रहे हैं तो वो लेट हो गया। तो ये चीज मैं कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, और अगर आप अभी अपना प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी लो चाहे आप ट्यूशन लो, कैसे भी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट आपके सामने रखता हूं। पहला तो कॉमन क्वेश्चन यही था, इज इट टू लेट टू स्टार्ट फॉर नवंबर 21? तो मेरा इसके लिए आंसर है अ बिग एंड अ क्लियर कट नो। बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब पहले लाइव क्लासेस चलती थी कोविड वगैरह के पहले, तब कैसे होता था, हम 8 सब्जेक्ट का एक साथ ट्यूशन तो ले नहीं सकते थे। तो नेचुरल बात है उस समय भी कैसा होता था, अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो लास्ट के तरफ में ही होगा। और इनकेस किसी को ईआईएसएसएम जैसे सब्जेक्ट, यूजुअली ईआईएसएसएम ही ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो हम हमेशा लास्ट में करते हैं। तो दो तरीके से ये चलता है। आइदर लोग इसका ट्यूशन लेते हैं तो वो भी पहले के सब्जेक्ट खत्म होने के बाद यूजुअली लिया जाता है, या अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करता है तो वो भी जब पहले के कुछ सब्जेक्ट खत्म होते हैं और उनको थोड़ा टाइम मिलता है तभी तो पढ़ेंगे ना। तो वो यूजुअली मिड अगस्त टाइप ही रहता है। तो अभी भी आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा आप मिड अगस्त तक लेट नहीं हुए। बस पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर हम जून जुलाई में पढ़ रहे थे और अभी जब पढ़ेंगे वो थोड़ा चेंज होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो जिसका भी पहले हो गया, बहुत बढ़िया बात। अगर कोई शुरू कर चुका है वो भी बहुत बढ़िया बात है। और इनकेस नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ, आप आराम से शुरू कर सकते हो। करेक्ट। अब पढ़ना कैसे, सेकंड क्वेश्चन ये आएगा, कितना टाइम दिया जाए, कैसे पढ़े? इसका क्लियर कट आंसर है, जून जुलाई में अगर हम पढ़ते तो हम एक दिन में कम टाइम देते, सो दैट सिलेबस अराउंड 2 मंथ्स चले। अब अभी जब आप शुरू कर रहे हो तो हम क्या करेंगे ना, अपने डेली जो हमको टाइम डिवोट करना है ईआईएसएसएम में, डेली जो हमको टाइम डिवोट करना है वो हम इंक्रीज कर देंगे। मान लो अगर हम जून में या जुलाई में शुरू किया, हमने अगर शुरू किया तो जुलाई में हमने दिया लेट से 1.5 आवर्स पर डे, इस टाइप से, या 1 hour 45 minutes पर डे। अब हम देंगे उसको 3 आवर्स पर डे। सो आइडियली मैं आपको ये क्लास के रेफरेंस से बता रहा हूं, आप सेल्फ स्टडी में भी ये अप्लाई कर सकते हो। अबाउट जो पूरा ईआईएसएसएम और ईआईएस प्लस एसएम का जो टोटल ड्यूरेशन चला है वो अबाउट 95 to 100 आवर्स रहा है। तो आप भी सेल्फ स्टडी में 100 to 110 आवर्स पकड़ सकते हो एक बेंचमार्क। उस हिसाब से अगर मैं जाऊं, हम लोग जाए उस हिसाब से, तो क्या होना चाहिए आइडियली, एक महीना या 40 डेज का टारगेट करो। अगर आप एक महीना का टारगेट कर रहे हो, दैट मींस यू शुड डिवोट अराउंड 3.5 आवर्स पर डे। अगर आप इतना दे रहे हो, आपका एक महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा। दैट इज स्टिल मिड सितंबर, अगर आप मिड अगस्त से शुरू कर रहे हो। और भले ही आप 40 डेज भी दे रहे हो तो आप कितना 2.5 आवर्स टाइप आवर्स दे दो एक दिन में। 40 डेज भी दे दिया तो भी सितंबर एंड तक कवर हो जाएगा। तो कवर तो हो ही रहा है सब्जेक्ट, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो ये एक बेंचमार्क है, बस आप पढ़ते टाइम याद रखना कि ऐसा नहीं हो आप एक ही चैप्टर को लेके बैठ जाओ। टाइम मॉनिटर करते हुए चलना, क्योंकि नेचुरल बात है नवंबर में ही एग्जाम देना है, बहुत ज्यादा टाइम आप कोई एक चैप्टर को लेके नहीं बैठ सकते। तो टाइम अपने आप को टाइम मॉनिटर करते हुए चलना। 110 आवर्स में आइडियली हो जाता है, डिसेंट लेवल पे हो जाता है। करेक्ट, एक ये हुआ। दूसरा पॉइंट आता है, हम पढ़े कैसे, हम पढ़ेंगे कैसे सब्जेक्ट को। बहुत सिंपल सा अप्रोच है थ्योरी पढ़ने का। मैं हमेशा ये बोलता हूं, और पहले भी एक वीडियो बनाया था कैसे इसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जब आप आज का डे शुरू कर रहे हो, आप आज का डे शुरू कर रहे हो, लेट से आपको 3 घंटे डिवोट करना है, तो सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अगर लर्निंग या मगिंग अप में चले जाएंगे तो इट विल नेवर हेल्प।
पहला चीज है रिमूव द मिसकॉन्सेप्शन कि आपको मगअप करना है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना। पहला तो ये चीज। दूसरा, लर्न करना है तो कैसे करना है? आप डायरेक्टली लर्निंग का सोच रहे हैं, विच इज रॉन्ग। आपको एक पहले सोचना चाहिए कि थोड़ा सा हमको पहले समझना पड़ेगा, फिर लर्न करेंगे तो आसानी से वो याद भी होते चलेगा। सो गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स से आपको आज 20 पेज पढ़ना है सपोज करो, तो वो 20 पेज को एक बार फर्स्ट 5 पेजेस, फर्स्ट 10 पेजेस इस तरह से उसको रीड करो ढंग से, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे उसको समझ लो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। पहले ये जब समझ लिया, उसके बाद आप फोकस करेंगे कीवर्ड्स पे। हेड पॉइंट्स तो करना ही आपको एज इट इज, हेड पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हेड पॉइंट्स में आपको हेड पॉइंट्स पूरा का पूरा एज इट इज आप उसको लर्न करोगे। उसके बाद अंदर के कुछ कीवर्ड्स आपको करने हैं। जैसे दो तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्टडी मटेरियल से अगर आप पढ़ रहे हैं, बस वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आपको करना क्या है ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, एग्जाम के एक दिन पहले या जब आप अक्टूबर मंथ में रिवीजन करोगे तब दिक्कत नहीं आए, तो आपको क्या करना है, हेड पॉइंट्स आप मार्क कर लोगे जो आपको एकदम बाय हार्ट लर्न करते हुए चलना है। सेकेंड लेवल पे जो अंदर का कंटेंट क्या आपको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। क्या कैसे पढ़ना है फिर? कीवर्ड्स मार्क करते हुए। अंदर के जस्ट कीवर्ड्स को मार्क कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। एक अगर आपका हेड पॉइंट है उसमें आप 2 3 4 कीवर्ड मार्क कर लिए, जिससे आपको पूरा चीज समझ आने लग गया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे यू विल जस्ट फोकस ऑन द हेड पॉइंट। वो हेड पॉइंट तो आपको लर्न करना ही है, उसके बाद वो अंदर के कीवर्ड्स, अगर आप उन कीवर्ड्स पे फोकस कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लगेगा। और बाद में फिर सेंटेंस बनाना है। अगर आपको इस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हो सकता है कॉन्फिडेंस इस चीज में नहीं आए कि अगर हम खाली कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आपका समझा हुआ है, पहला स्टेप हमने समझा था थोड़ा सा, फिर हम कीवर्ड्स पे लर्न कर रहे हैं, कीवर्ड्स को लर्न करके फोकस कर रहे हैं, करेक्ट। सो अगर आपको थर्ड स्टेप जो राइटिंग होता है, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनकेस कुछ नहीं करना, जब आपका खत्म हो जाए एट द वेरी एंड ऑफ ए कंप्लीशन, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, एक मॉक टेस्ट दे देना। वो तो मैं कंडक्ट करूंगा ही, वो मॉक टेस्ट आप दे देना, बस कुछ कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आपको राइटिंग भी समझ आ जाएगा किस तरीके से लिखना है, तो आपको फिर एक कंफर्ट लेवल आने लगेगा कि हाँ चलो हम लिख भी पा रहे हैं। बस सिंपल है। जस्ट बिकॉज आपको ये लग रहा है कि आप शायद लिख नहीं पाओगे, पूरा लर्न करने मत जाना, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा वो। ये जो 110 आवर्स मैं बता रहा हूं, ये 200 आवर्स टाइप चला जाएगा, विच इज नॉट रिकमेंडेड एट दिस पॉइंट, करेक्ट। तो 110 आवर्स बहुत आइडियल है, आराम से आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट होता है हाउ टू रिवाइज। अब एक क्वेश्चन इसमें यह आ रहा है कि अब जब हम शुरू कर रहे हैं, नेचुरल बात है रिवीजन का टाइम कम बचेगा हमारे पास, नवंबर में अगर एग्जाम है तो रिवीजन का टाइम कम बचेगा, तो मेरा एक काउंटर है, आप शुरू भी तो इसको बाद में कर रहे हो, दैट मींस यू आप लर्न भी तो इसको बाद में करोगे, तो रिवीजन का टाइम थोड़ा कम हो तो चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बाकी सब्जेक्ट को सपोज करो 3 टाइम्स रिवाइज करना है एग्जाम तक, तो इसको भी 3 टाइम्स करना है, ऐसा नहीं होता। कोई थोड़ा कम होता है, कोई थोड़ा ज्यादा होता है, विच इज नॉर्मल। ये हम प्रोफेशनल एग्जाम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, करेक्ट। तो इस चीज को लेके स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। नेक्स्ट, रिवाइज करें कैसे? तो आइडियली अभी क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा पढ़ लिया, लेट्स से 2 चैप्टर्स ऑफ एआईएस पढ़ लिया, करेक्ट, पढ़ लिया आपने, एक दिन ले लो वो 3.5 आवर्स वाला और उसको रिवाइज कर लो। तो अराउंड जब आपने सपोज करो 100 टाइप पेजेस पढ़ लिया, एक दिन निकाल लो 3.5 आवर्स में और उसको थोड़ा सा पॉइंट्स को रिवाइज करने का ट्राई कर लो। और बेस्ट एक और जो तरीका है वो आपको ये करना है, फर्स्ट रिवीजन जो होगा, मैंने आपको बोला पहले आप समझने पे उसको ध्यान दोगे, पहले समझोगे फिर लर्निंग का पार्ट आएगा, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो डेली। ऐसा मत करना कि पहले लेट्स से पहले 1 महीना लगा के इसको समझ लिया, फिर 1 महीना लगा के लर्न कर लिया, ऐसा हम नहीं करेंगे। एक ही दिन में हम पहले समझ लेंगे, थोड़ा सा टाइम देके उसको समझ लेंगे और फिर अच्छा टाइम उसको लर्न करने में देंगे। अगर आपने समझा है, उसको जस्ट समझा है, तो आपको लर्न करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक पॉइंट वो। दूसरा, जो आपने लर्न किया है, सपोज करो आज जो आपने लर्न किया, नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप नेक्स्ट डे क्या पढ़ोगे, कुछ अलग चीज, अलग उसके आगे वाला पोर्शन आप पहले समझोगे फिर लर्न करोगे।
सो बिफोर यू बिगिन योर न्यू टॉपिक, अगले दिन जब आप नए टॉपिक पे जाओगे उससे पहले एक बार जो पिछले दिन पढ़ा था जस्ट उसको 10-15 मिनट्स में रिवाइज कर लेना, जस्ट 10-15 मिनट्स में रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। इस तरीके से आपको वो ऑलरेडी एक कंफर्ट फैक्टर के साथ आप आगे बढ़ते हुए चलोगे। तो एक पॉइंट ये हुआ। नेक्स्ट, एक गलती ये मत करना, क्यूमुलेटिव रिवीजन में बार बार बोलता हूं मत करना, स्पेशली एंड मोमेंट पे क्यूमुलेटिव रिवीजन कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप सपोज करो चैप्टर 1 पढ़ के चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे हो, फिर चैप्टर 2 पढ़ के चैप्टर 1 और 2 रिवाइज कर रहे हो, फिर चैप्टर 3 पढ़ के 1, 2, 3 रिवाइज कर रहे हो। दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल ड्यूरिंग दीज लास्ट मोमेंट्स। करेक्ट। तो करना क्या है, आप 2 चैप्टर का टारगेट ले लो, 1 और 2 कर लो, और अगर आपका मन करे आप 1 और 2 को एक साथ इकट्ठे रिवाइज कर सकते हो, फिर 3 पे मूव कर जाना, और 3 जब आप खत्म करो तो 1, 2, 3 ऐसा अब मत रिवाइज करना। क्योंकि नेचुरल बात है, अगर आप क्यूमुलेटिव कर रहे हो, होगा क्या, आप शुरू के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लोगे और जो लास्ट के चैप्टर्स है वो आपके वीक रह जाएंगे, क्योंकि अभी अपने को टाइम मॉनिटर करते हुए भी चलना है। डन है। नेक्स्ट, फोकस एरिया क्या होना चाहिए, ईआईएस या एसएम? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मैं ये भी एड्रेस कर देता हूं। आपको मन करेगा, बहुत मन करेगा, और मैंने भी ये किया था जब मेरा एग्जाम ड्यू था, बट वो मन को रोकना और उसका उल्टा करना जो आपका मन बोलता है। आपका मन करेगा कि आप ईआईएस आप एसएम पे फोकस करो। एसएम रिलेटिवली छोटा है, 2 रीजन होता है इसका। एक रीजन तो वो तो ईआईएस के कंपैरिजन में छोटा पड़ जाता है, करेक्ट। तो जब वो छोटा पड़ जाता है तो एक लगता है कि यार ये भी तो 50 मार्क्स है, ईआईएस भी 50 मार्क्स है, तो हम इसको ज्यादा टाइम देते हैं, कम से कम ये छोटा है और हमें 50 मार्क्स देगा। पर मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव व्यू बताता हूं। ईआईएस थोड़ा बड़ा जरूर है, थोड़ा टेक्निकल जरूर है, पढ़ने में थोड़ा टाइम जरूर लेता है, बट उससे बहुत ही, अगर आप क्वेश्चन पेपर कोई भी खोल के देख लो, मैं आपसे डिस्कस भी कर लूंगा, एक बहुत ही क्लियर कट और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। इनफैक्ट हेडिंग को ही क्वेश्चन बना देगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा इसमें लिखना क्या है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आपको आता है या नहीं आता है। बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चंस होते हैं उसमें, करेक्ट, कुछ सोचना नहीं होता। एसएम में अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एप्लीकेटिव क्वेश्चंस बनाया, उसने एप्लीकेटिव क्वेश्चंस बनाना चालू किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेटिव क्वेश्चंस में, है केस स्टडीज, और बड़ा मजा आता है केस स्टडीज सॉल्व करने में, हमने क्लास में जिस तरीके से किया भी है। बट इसमें एक चैलेंज जो आता है वो ये है कि जब आप केस स्टडीज को सॉल्व करोगे ना, केस स्टडीज को सॉल्व करोगे, वो कभी भी आपका इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर से 100% टैली नहीं कर सकता। ईआईएस में क्या होगा, सपोज करो कोई टॉपिक में 6 पॉइंट और आपको 6 पॉइंट ध्यान है, तो आपका वो पूरा पूरा सजेस्टेड आंसर से टैली कर रहा है, एग्जामिनर हैज नो रीजन टू कट मार्क्स, करेक्ट। बट केस स्टडी में क्या होगा, कभी भी इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप आंसर ऐसा लिखो जो सजेस्टेड आंसर से एकदम टैली करे, वो तो केस स्टडी है, राइट। कुछ ना कुछ नया टाइप का केस स्टडी आएगा जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आप अप्लाई कर लोगे। डिफिकल्टी टर्म्स में बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस स्टडी होता है। बट द वन स्मॉल चैलेंज यू विल हैव टू फेस इज कि एसएम में आप जब आंसर करोगे वो सजेस्टेड से एग्जैक्ट मैच नहीं रहेगा। नेचुरल बात है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा खुद का लैंग्वेज भी यूज करना पड़ेगा। इट्स अ केस स्टडी। केस स्टडी में तो आप खाली ऐसा चैप्टर का टॉपिक से उठा के तो नहीं लिख सकते, आपको रेफर करना पड़ेगा करंट केस स्टडी में क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व करना है वगैरह वगैरह, वो अगले वीडियो पे छोड़ दो। मैं बस आपको बता रहा हूं व्हाई ईआईएस अ लिटिल मोर स्कोरिंग देन एसएम। तो ईआईएस को नेग्लेक्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहो तो बराबर वेटेज दे दो, वो फिर भी चलेगा, पर ईआईएस को नेग्लेक्ट करके नहीं जाएंगे। क्लियर है बात ये? नेक्स्ट 30 मार्क्स है, इसमें एमसीक्यू आता है, तो ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि एमसीक्यू हम कैसे करें। देखो एमसीक्यू है तो ये इट्स अ गुड पार्ट कि एमसीक्यू है। अगर आपको थोड़ा वेग भी चीजें याद है ना, बहुत एग्जैक्टली याद नहीं है, वेगली भी याद है, आपको एमसीक्यू के ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे, अरे ये तो ये होना चाहिए था, करेक्ट, ऐसा ही होता है। तो एमसीक्यू के लिए ऐसा नहीं है। और एक और क्वेश्चन ये भी आता है, तो एमसीक्यू है तो हमको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा तभी तो शायद हम एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने थोड़ा समझ लिया है और कीवर्ड्स को पढ़ा है, उसमें से आपका एमसीक्यू आपको समझ आ जाएगा पूरा एमसीक्यू। तो ऐसा नहीं है एमसीक्यू के लिए आपको एक एक लाइन को ऐसे लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप जब शुरू में समझोगे तो अपने कंटेंट को पहले समझोगे और फिर जब लर्न करोगे कीवर्ड्स के साथ,
आपका एमसीक्यूज भी साथ में कवर होता हुआ चलेगा एंड आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम लोग एमसीक्यूज साथ में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम बीत जाने दो, आप थोड़ा पढ़ लो, फिर मैं एमसीक्यू का डिस्कशन करा दूंगा। क्लियर है ये? तो इसके साथ ऑल इन ऑल मैंने जितना क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आया जरूर कवर किया। हो सकता है कुछ छोटा मोटा मिस हो जाए, तो डोंट वरी, आई विल बी अवेलेबल। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दो, जो क्वेश्चन आपके मन में आए आप लिख दो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। डन, बाय बाय।